हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि आज है फादर्स डे। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। आज फादर्स डे के अवसर पर आप लोगों के लिए मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक भी है पिता, जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी पिता। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आधा पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्मी और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना भी होने की वजह से चिड़चिड़ी आवाज कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद इसी तरह जम्हाइयां ले रहे हों। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गज पर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। जब वह घूम फिरकर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे और पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाते जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं, रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं लौटता। उनका यह वाक्य, जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो करते लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वैन न लगा सके। लौटकर थके स्वर में है, हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुभाने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं और झिल्लाते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने, और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं।
या कम ही शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा, बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाए जाने से खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी तो बहुत नाक भौं सिकोड़कर। उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते। अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगवाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहें बगाहें मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनना चाहिए और चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते। टेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए न भाई, काफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेहरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता। पिता वैसे तो चुप रहते, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता तो काफी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर भाई, तीसरा और फिर बहन। चुपचाप सब खीजे हारे खिसकते रहेंगे। फिर अंदर माँ जाएगी और विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुख सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल किया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता। पिता अद्भुत और विचित्र हैं।
यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा लाया पिता के लिए। पहले तो वह उसे लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी हो भी गए, तो उसी खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह आपका नाप दिलवा दूं। वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता काफी चिढ़ उठे। बोले, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेवल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है, और कैसे काट लेता है। बाहर पिता सो या जाग रहे हैं, जैसा भी हो, वह बड़े जबरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे। विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग कैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने लगा। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता तो पिता और पुत्र के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता। लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है, और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वह अनुभव करता था उसके सामने जिंदगी पड़ी है, और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपयों वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख
और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत फिरदी और दयनीय होते जा रहे हैं। इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा। शायद पिता ओंग गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खांस फकार, कुत्ते बिल्लियों की हड़काना, सब कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचककर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा खुद सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली है। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफी शोर उठाते कहा। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और वहीं सुराही से प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बांध तर कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाजदार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी है। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, शायद अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट में बताइएगा कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों के पिता भी इसी प्रकार हैं, जो आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर रहते हैं और नए परिवर्तन के अनुसार खुद को उसमें ढालने से बचते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।